नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। मणिपुर पिछले 18 महीने से मतलब 550 दिनों से ज़्यादा वक्त से जातिगत हिंसा की आग में झुलस रहा है। मणिपुर की हिंसा शुरू होने के बाद से लेकर अब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मिस्र, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, इंडोनेशिया, कतर, भूटान, इटली, रूस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूक्रेन, ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा कर चुके हैं, मगर अब तक उनकी इतनी संवेदना नहीं जागी कि वह मणिपुर के दौरे पर चले जाएं। यह याद दिलाने लायक बात तो नहीं है, मगर याद दिलाना पड़ रहा है कि मणिपुर भारत में ही है। पिछले 18 महीने से यह राज्य जातिगत हिंसा में जल रहा है। अगर उत्तर भारत का कोई राज्य मणिपुर की तरह जलता तो इतना बवाल मचता कि लगता कि पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, मगर मणिपुर के लोगों के दुख दर्द से शेष भारत अनजान है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जैसे अनगिनत डाइवर्सिटी वाले देश को एक नारे से मत समझना चाहिए, एक नारे में तब्दील कर भावुक नहीं होना चाहिए। उसको समझने के लिए मुश्किल यात्रा करनी पड़ती है। भारत की आत्मा को महसूस करना पड़ता है, और भारत की आत्मा की कराह को महसूस करने के लिए भारत की आत्मा के दुख दर्द को जानना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। तो जानकारी यही है कि मणिपुर पिछले 550 दिनों से ज़्यादा वक्त से जातिगत हिंसा की आग में जल रहा है। आग थोड़ी धीमी होती है और फिर धधक उठती है। अब तक कम से कम 250 लोगों की मौत हो चुकी है। 60,000 लोगों के घर उजाड़ दिए गए हैं, जो किसी न किसी शरणार्थी कैंप में गुजारा कर रहे हैं, और बच्चे पिता से पूछते हैं कि वह घर कब जाएंगे, और पिता निरुत्तर हो जाते हैं। हाल ही में 7 नवंबर के बाद से मणिपुर की हिंसक आग फिर से धधक उठी, जिसमें कम से कम 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अप्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट जैसा खतरनाक कानून मणिपुर के 6 पुलिस थानों के इलाकों में लगा दिया गया है। कम से कम 13 पॉलिटिकल नेताओं के घरों और संपत्तियों को विरोध करने वालों ने तोड़ दिया है, आग लगा दिया है। इन 13 पॉलिटिकल नेताओं में मणिपुर के हर पार्टी के नेता शामिल हैं। इम्फाल घाटी के 6 जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है, और 7 जिलों में इंटरनेट बंद हैं। 16 जिले हैं, मतलब आधे जिले में कर्फ्यू लगा गया है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और पता नहीं वह कब चालू होगा। तो चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर विस्तार से बात करते हैं कि मणिपुर की जातिगत हिंसा का कारण क्या है, मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी, मणिपुर में पिछले 550 दिनों से ज़्यादा वक्त से क्या चल रहा है, मणिपुर की ताज़ा हिंसक घटनाएं क्या हैं, और मणिपुर में अप्सपा लगाने से क्या होगा, और मणिपुर की परेशानी का हल क्या है। अगर आप भारत का नक्शा उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मणिपुर भारत के सबसे पूर्वोत्तर में बसा राज्य है। ऐसा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर में नागालैंड से लगती है, दक्षिण में मिजोरम से, और पश्चिम में असम से, तो पूरब में भारत के किसी राज्य की बजाय म्यांमार से लगती है। यानी मणिपुर की पूर्वी सीमा भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से लगती है। मणिपुर भारत का बॉर्डर लाइन स्टेट होने के साथ साथ अनगिनत डाइवर्सिटी वाला राज्य भी है। इसके विविधता का अंदाजा आप इस आंकड़े से लगाइए कि मणिपुर की कुल आबादी 32 लाख के आसपास है, 30 से 32 लाख के आसपास, और इतनी छोटी सी आबादी वाले राज्य में करीब 33 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, और तकरीबन 29 भाषाएं बोलती हैं। यह जानकारी आपको यह बताती है कि मणिपुर भारत के बॉर्डर पर बसा स्टेट है और अनगिनत डाइवर्सिटी वाला स्टेट है। तो इसे संभालने के लिए ऐसी राजनीति, ऐसी प्रशासनिक क्षमता पेश करने की जरूरत है जो सबको साथ लेकर के चलने वाली प्रशासनिक इकाई हो, प्रशासनिक क्षमता हो, राजनीति हो, जो समागम की विचारधारा से चलने वाली राजनीति हो। इस राज्य को संभालने के लिए ऐसी राजनीति की जरूरत है जो गहरी संरचनात्मक खामियों को देखे, मगर उसका हल इस तरह से पेश करे ताकि अलगाव की दीवार न पैदा हो। इस तरह की राजनीति करने वाले ही मणिपुर को संभालने की काबिलियत रख सकते हैं। मगर अफसोस की बात है कि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, पिछले 2 बार से भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार की विचारधारा आप सभी जानते हैं।
जहां पर अलगाव होता है वहां पर भाजपा अलगाव को समागम में तब्दील करने वाली राजनीति नहीं करती, बल्कि अलगाव को और भी ज्यादा तीखा कर, और भी ज्यादा चौड़ा कर सत्ता में पहुंचने की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की अगुवाई में भाजपा ने मणिपुर में ऐसा ही शासन प्रशासन किया है, जिसका नतीजा यह निकला है कि मणिपुर में पिछले 550 दिनों से ज्यादा वक्त से एक तरह का गृह युद्ध चल रहा है। मणिपुर की परेशानी के सेंटर में जमीन का झगड़ा है। यह परेशानी आज की नहीं है, बल्कि तब से चली आ रही है जब मणिपुर के भूगोल को गलत आधार पर बांटा गया। मणिपुर के भूगोल को घाटी और पहाड़ी के इलाकों में बांटा गया। अंग्रेजी में कहें तो जिसे हम वैली और हिल एरिया कहते हैं। घाटी में ज़्यादातर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। इनकी आबादी तकरीबन 54% के आसपास है, और अगर ओरिजिनल तौर पर देखा जाए तो यह आदिवासी हैं। मूल रूप से यह भी आदिवासी हैं, मगर इनके राजा ने जब हिंदू धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने खुद को हिंदू धर्म का मान लिया। यह मणिपुर की बहुसंख्यक आबादी है। मेजॉरिटी मणिपुर की इन्हीं से बनती है। इनकी ज़्यादातर आबादी घाटी में रहती है। राज्य में भाजपा की सरकार है। ज़्यादातर मैतेई समुदाय का समर्थन भाजपा को मिला है। आधिकारिक तौर पर यह समुदाय ओबीसी के अंतर्गत आता है। याद कर लीजिए, ओबीसी के अंतर्गत मैतेई समुदाय आता है। मणिपुर की सीमा के पहाड़ी इलाकों में मिजोरम और म्यांमार की सीमा पर बसे 15% आबादी कुकी-जोमी आदिवासी समुदाय की है। यानी कि आदिवासी समुदाय यानी कि एसटी वर्ग से आते हैं। इन्हीं दोनों समुदाय के बीच का झगड़ा पिछले 18 महीने से ज़्यादा वक्त से मणिपुर को झुलसा रहा है। मणिपुर में मौजूदा वक्त में कांग्रेस के सांसद और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रोफेसर बिमल ओकाईजाम द हिंदू में छपे अपने लेख में बताते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मणिपुर में घाटी और पहाड़ी के इलाके के बीच का रिश्ता ठीक वैसा नहीं है जैसे घाटी और पहाड़ी कहने पर रिश्ता उभर कर आता है। आपके मानस में जो छवि उभरती है ठीक वह वैसी स्थिति वहाँ पर नहीं है। मतलब बनारस और उत्तराखंड के बीच जो रिश्ता है वह घाटी और पहाड़ी का रिश्ता है, जबकि अगर मणिपुर में ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि मणिपुर में अगर इम्फाल की घाटी समुद्र तल से 790 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है तो मणिपुर की पहाड़ी समुद्र तल से 920 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यानी घाटी और पहाड़ी के बीच जो अंतर है वह काफ़ी कम है, 100 से 150 मीटर का अंतर है। और आसान शब्दों में आप इसे ऐसे समझिए कि मणिपुर की घाटी अगर फुटबॉल का मैदान है तो फुटबॉल की दर्शक दीर्घा मणिपुर की पहाड़ी का इलाका है। यही वजह है कि मणिपुर में चाहे जितनी भी जातिगत विविधताएं हैं, मगर सब की सब एक सांस्कृतिक डोर से आपस में गुथी हुई हैं। सबके बीच मौजूद अलगाव भी एक संस्कृति और एथेनिसिटी से पनपा है। सबके बीच गहरा समागम है। अंग्रेजों को मणिपुर को पहाड़ी और घाटी के इलाके में नहीं बांटना चाहिए था। अंग्रेजों ने तो इसे फूट डालो और राज करो की नीति के मकसद के साथ बांट दिया। मगर जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत सरकार को इस विभाजन को बदल देना चाहिए था। मैतेई लोग 54% के आसपास हैं, मगर उनकी ज़्यादातर मौजूदगी मणिपुर के 10% जमीन पर है, जबकि कुकी-जोमी समुदाय 15% के आसपास हैं और उनकी मौजूदगी 90% इलाके पर है। कानूनी तौर पर कुकी-जोमी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिला है, और मैतेई समुदाय को ओबीसी का। इसीलिए कुकी-जोमी समुदाय के 90% जमीन को मैतेई समुदाय के लोग नहीं खरीद सकते हैं, मगर मैतेई समुदाय के 10% जमीन को कुकी समुदाय के लोग खरीद सकते हैं। यही जो है झगड़े की असली वजह है। अगर मणिपुर को पहाड़ और घाटी में ना बांटा जाता और घाटी और पहाड़ के आधार पर प्रशासन नहीं होता और ऐसा कानून कभी नहीं बनता कि 90% जमीन को मैतेई समुदाय नहीं खरीद सकते हैं, तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। जैसा कि स्वाभाविक है कि पहाड़ी के इलाकों पर रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। सब लोग घाटियों में आकर के रहना पसंद करते हैं, तो यही हो रहा है। घाटी के इलाकों में आबादी बढ़ती जा रही है। इस 10% घाटी के इलाकों में मैतेई की संख्या ज़्यादा है, तो मैतेई को लगता है कि अगर उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा तो उनके 10% घाटी के इलाके में दूसरे लोग आकर के नहीं बसेंगे। इसीलिए मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति का हक
अपनाने के लिए बेताब है और उसकी बात करते हैं, जबकि असलियत यह भी है कि यह मैतेई समुदाय बहुसंख्यक होने के चलते शासन, प्रशासन और राज्य की हर इकाई में दबदबा रखता है। और एक तरह से कहा जाए तो मैतेई समुदाय ही मणिपुर के शासन प्रशासन पर कब्जा किए हुए है। इसी आधार पर अगर देखा जाए तो मैतेई समुदाय को कभी भी एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की जटिल हालत का हल यही हो सकता है कि मैतेई को एसटी का दर्जा ना दिया जाए, मगर भूमि सुधार का काम किया जाए, लैंड रिफॉर्म का काम किया जाए। मणिपुर की परेशानी का यही वह हल है जिसकी तरफ मणिपुर को बढ़ना था, मगर मैतेई समुदाय से आने वाले बीरेन सिंह की अगुवाई में चल रही भाजपा की डबल इंजन सरकार ने ऐसी नीतियां अपनानी शुरू कर दी जो कागज पर तो बढ़ती हुई अफीम की खेती, अफीम के जमींदारों और ड्रग माफिया के खिलाफ मुहिम से जुड़ी हुई थी, मगर असलियत में कुकी समुदाय के खिलाफ जंग जैसी थी। बीरेन सरकार ने अप्रत्यक्ष तौर पर कुकी समुदाय को आतंकवादी और बाहरी बता करके बाहर करने के अभियान में जुट गई। कुकी समुदाय के गांव खाली किए जाने लगे, गांव के गांव खाली करवा दिए गए। कुकी जोमी समुदाय के भीतर यह संदेश गया कि उनकी जमीन से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। इसी दौरान साल 2023 के मई महीने में 10 साल पुराने मामले में हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके मुताबिक राज्य सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने की कार्रवाई शुरू करे। यह केवल हाई कोर्ट का आदेश था, कागज और नियम में तब्दील होने में काफी वक्त लगता, मगर बीरेन सरकार की अगुवाई में मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातिगत तनाव का इतना ज़्यादा उसे बढ़ा दिया गया था कि हाई कोर्ट के आदेश ने चिंगारी की तरह काम किया। जो जातिगत तनाव बारूद के तौर पर था उसमें चिंगारी लगा दी और तब से लेकर अब तक मणिपुर जातिगत हिंसा की आग में पिछले 18 महीने से ज़्यादा वक्त से झुलस रहा है। मणिपुर की स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि असम राइफल्स के पूर्व प्रमुख ने कहा कि मणिपुर की पुलिस अब मैतेई पुलिस और कुकी पुलिस में बढ़ चुकी है। मणिपुर के भीतर ही एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बन चुका है, जिस बॉर्डर पर सुरक्षा बल नहीं होते हैं बल्कि जातियों की सेनाएं, सिपाही खड़ी होती हैं। वह किसी को एंट्री देने से पहले उसकी मैतेई या कुकी पहचान को देखते हैं, उसके बाद ही उसे एंट्री देते हैं। कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय दोनों जातियों ने अपने अपने बंकर बनाए हुए हैं और दूसरे पक्ष का कोई भी व्यक्ति अगर बॉर्डर पार करता है तो उसे गोली मार दिया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री मतलब बीरेन सिंह ने अपने ही राज्य में अपनी वैधता गंवा दी है। अपने ही राज्य के वो कुकी बाहुल्य जिलों में एंट्री नहीं कर सकते हैं। कुकी समुदाय के विधायक अपनी विधानसभा के नजदीक भी नहीं फटक सकते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री केवल कागज पर है, हकीकत में उसकी पूरी लेजिटिमेसी खत्म हो गई है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के सिपाही केवल बंदूक से एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हैं, केवल ऑटोमेटिक राइफल ही नहीं चला रहे हैं, मगर खबर तो यहां तक छपी है कि ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर से भी लड़ाइयां हुई हैं। कुछ समय हिंसा की लपटें शांत होती हैं मगर फिर धधक उठती हैं। ताजा हिंसा की शुरुआत 7 नवंबर से हुई। मणिपुर का जिरीबाम जिला जो मणिपुर के पश्चिम में है और असम की सीमा से लगा हुआ है, वहां के गांव में कुकी जोमी समुदाय के भीतर आने वाली एक हमार जनजाति की एक 31 साल की महिला शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। केवल गोली ही नहीं मारी जाती है मगर उसके पूरे शव को जला भी दिया जाता है। महिला का पति पुलिस थाने में जाकर के यह शिकायत दर्ज करवाता है कि उसकी पत्नी का मैतेई समुदाय के हथियार से लैस सिपाहियों के सामने रेप किया गया है और बाद में उसे जिंदा जला दिया गया है। और जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट है वह कहती है कि महिला के शरीर को इतने भयानक तरीके से जलाया गया है कि कुछ भी जो सच्चाई हो पता लगाना संभव ही नहीं है, यानी सच्चाई का पता ही नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद से ही हिंसा की घटनाएं शुरू होती हैं और यह हिंसा की घटनाएं इतनी तेजी से फैलती हैं कि केवल 7 से 8 दिनों के भीतर ही कम से कम 20 लोगों की मौत हो जाती है। और इसी दौरान नेताओं के घरों पर भी, उनकी प्रॉपर्टी पर भी हमला होता है। इसी दौरान हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 20 और कंपनियों की तैनाती मणिपुर में कर दी है। इसके बाद से सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की तकरीबन 22,000 सिपाही मणिपुर में तैनात हो चुके हैं। और इसी दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार मणिपुर में
आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट लगाया जाता है। इससे पहले जब भी लगा है तो मणिपुर की सरकार ने मणिपुर में आफ्स्पा लगाया है, मगर अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार के आदेश पर मणिपुर के 6 पुलिस थानों के इलाकों में आफ्स्पा एक्ट लगाया गया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में यह दर्ज है कि राज्य के वोलाटाइल सिचुएशन को देखते हुए और उग्रवादी समूहों की जघन्य हिंसक कृत्यों में सक्रिय भागीदारी की वजह से, मतलब जो हीनियस क्राइम होता है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से आफ्स्पा लगाया जा रहा है। आफ्स्पा के बारे में कभी विस्तार से बात की जाएगी, मगर मोटे तौर पर इतना जान लीजिए कि यह कानून जरूर है, मगर इसका चरित्र कानून की तरह नहीं है। इसकी वजह से जो आर्मी है, जो सुरक्षा बल है, उनको इतनी ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाती है कि जहाँ पर आफ्स्पा लगता है वहाँ के लोगों को यही एहसास होता है कि कानून के राज जैसा कुछ भी नहीं है, देश जैसा कुछ भी नहीं है। केवल संदेह के आधार पर आर्म्ड फोर्स किसी की गिरफ्तारी कर सकते हैं, किसी जगह की तलाशी कर सकते हैं और केवल संदेह के आधार पर किसी पर गोली चलाने का उन्हें छूट मिल जाता है, किसी पर हमला करने के अधिकारी बन जाते हैं। और इस तरह के जो सुरक्षा बल हरकत करते हैं उन पर सवाल भी नहीं पूछा जा सकता है कि आखिरकार उन्होंने गोली क्यों चलाई, हमला क्यों किया, तलाशी क्यों लिया, गिरफ्तारी क्यों की, यह सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। और अगर सवाल पूछा भी जाएगा तो तब जब केंद्र सरकार से सवाल पूछने की अनुमति मिलेगी। और जहां भी आफ्स्पा जैसा कठोर कानून लागू हुआ है वहां पर नागरिक अधिकारों की जबरदस्त हत्या का प्रमाण मौजूद है। और इस कानून के विरोध में महिलाओं की ऐसी तस्वीरें भी मौजूद हैं जो पूरी मानवता को शर्मसार करती हैं। तो यह कानून मणिपुर में लगा दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जो मणिपुर की जातिगत हिंसा है वह रुकेगी कैसे। जितना मैंने बताया उससे आपको यह अंदाजा तो लग ही गया है कि राज्य नाम का जो सिस्टम होता है वह पूरी तरीके से मणिपुर में कोलैप्स कर गया है। केंद्र सरकार आंखें बंद करके बैठी है और जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का यह एटीट्यूड है कि केंद्र सरकार को यह लगता है कि मणिपुर में जातिगत हिंसा चलती ही रहती है, इसको नहीं रोका जा सकता है। और यह जो एटीट्यूड है इसकी वजह से मणिपुर में जातिगत हिंसा कभी नहीं रुकने वाला। और इसका मतलब यह है कि एक राष्ट्र के भीतर अगर मणिपुर है तो मणिपुर को वह तवज्जो नहीं मिल रहा है जो मणिपुर को भारतीय राष्ट्र का हिस्सा होने की वजह से मिल रहा है। मतलब कैसे घर का मुखिया यह कह सकता है कि घर का कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, वह ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो पहली बात तो यह एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री पर ही राज्य के लोगों का विश्वास नहीं है, कुकी समुदाय के लोग यह मानते हैं कि पूरी तरह से जो बीरेन सिंह है वो पक्षधर हैं, वो पक्षपाती वाले नेता हैं, वो मैतेई समुदाय का पक्षपात लेते हैं। और मैतेई समुदाय के लोग भी बीरेन सिंह से परेशान हैं कि इनकी वजह से हिंसा रुक नहीं रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो राज्य में ऐसा सिचुएशन है जहां पर मुख्यमंत्री पर, सरकार पर लोगों का भरोसा नहीं है। और इसकी वजह से जब सरकार पर लोगों का भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री पर लोगों का भरोसा नहीं है, तो क्या हुआ है, सबने अपनी अलग अलग सेनाएं बना ली हैं, अलग अलग अपने सिपाही तय कर लिए हैं। मतलब सरकार तो कागज पर है, लेकिन जो नियंत्रण है, जो कानून व्यवस्था लागू करवाना है, वो अलग कानून व्यवस्था बन गया है। और उसको नियंत्रित करने के लिए अलग तरह की सेना और सिपाही बना दी गई है जो जातियों के आधार पर बटी हुई है। तो इस सारे सिचुएशन को ख़त्म करने का जो पहली सीढ़ी हो सकती है वह यह है कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार है, उसको हटाया जाए। सारे जानकार यही बात कह रहे हैं कि जब तक जो लेजिटिमेसी सरकार की तभी आएगी जब सरकार के समूह में वैसे लोग होंगे जो लेजिटिमेसी पैदा करने वाले हों। अभी ऐसे लोग हैं जो लेजिटिमेसी ही नहीं पैदा करते हैं, उनका एटीट्यूड ऐसा है। तो सबसे पहले तो अगर इनको जब हटाया जाएगा उसके बाद केंद्र सरकार या वहाँ के लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करें जो टेम्परोरी हो या किसी भी किस्म की हो, और वह लोग मिलकर के जिनके प्रति जो लेजिटिमेट हों, जिनको वैधता हासिल हो लोगों से, अगर वो सही कदम उठाते हैं तब जाकर के यह संभव है कि मणिपुर की जो आग है वह धीरे धीरे शांत हो। नहीं तो भाजपा सरकार के प्रति मणिपुर के लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा है और इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने नकार दिया है कि वहाँ का अगर
कोई नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर बैठा है, बीरेन सिंह जैसा व्यक्ति, तो वो उसकी बात नहीं सुनने वाले हैं। और कानून व्यवस्था वहाँ पर पूरी तरीके से लागू हो ही नहीं सकती है। और कानून व्यवस्था जहाँ से जन्म लेती है, राज्य जब लेजिटिमेट होता है तब जन्म लेती है, तो लेजिटिमेट वहाँ पे राज्य ही नहीं है। तो सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए कि लेजिटिमेट राज्य बनाने का कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।